हेलो दोस्तों, द आचार्य क्लासेस में आपका स्वागत है। तो भौतिक विज्ञान का ये तीसरा पेपर 2024 का है। आज इसको आपको हम बताएंगे। इसमें आपको बता दें, एक वीडियो अपलोड कर दी गई है, उसमें आपको मैंने 16 क्वेश्चनों का आंसर कराया है। ठीक है दोस्तों, तो 16 क्वेश्चनों को मैंने हल करा दिया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 16 नंबर के क्वेश्चन के आगे का बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो पार्ट इसका 1 नहीं देखे तो आप लोग ज़रूर देख लीजिए। मैंने यहाँ तक इसका एक एक क्वेश्चन हल करवा दिया है। ठीक है दोस्तों, तो 6 बहुविकल्पी करा, 6 अतिलघु करा, उसके बाद 4 आपका दीर्घ, सॉरी दोस्तों, तो 4 मैंने आपको इसका लघु उत्तरी का कराया। ठीक है, 6 टोटल बहुविकल्पी, 6 अति लघु और 4 लघु उत्तरी का मैंने करा दिया है। तो आज भी ये लघु उत्तरी का ही प्रश्न होगा, खंड द। ठीक है, मैंने आपको खंड आ ब स पढ़ा दिया है और आज खंड द का क्वेश्चन बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं आज से। तो देखिए, किसी दिए हुए क्षेत्र में I1 एवं I2 तीव्रता की 2 प्रकाश तरंगे संचारित है। क्षेत्र के प्रत्येक स्थान पर प्रकाश की तीव्रता I1 प्लस I2 है। क्या तरंगे कला संबद्ध है और इनमें व्यतिकरण हो रहा है? यदि दोनों तरंगे कला संबंध हो तो परिणामी अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रता का मान क्या होगा? ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन है। अब इसका आंसर आप लोग देखेंगे। इसका आंसर बहुत छोटा सा है। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखें, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसी दिए हुए क्षेत्र में I1 और I2 तीव्रता की 2 प्रकाश तरंगे संचारित हैं। क्षेत्र के प्रत्येक स्थान पर तीव्रता I1 और I2 है। ठीक है, क्या तरंगे कला संबद्ध है? तो यहाँ पे हम कह देंगे ये तरंगे कला संबद्ध नहीं है। ठीक है, नहीं, तरंगे कला संबद्ध नहीं है और इनमें व्यतिकरण हो रहा है, तो हम कहेंगे इनमें व्यतिकरण नहीं हो रहा है। तरंगे कला संबंध में हो, ठीक है, तरंगे कला संबंध में हो तो परिणामी अधिकतम तीव्रता I मैक्स का जो मान होता है I1 प्लस I2 होता है अधिकतम तीव्रता, और न्यूनतम का होता है, याद रखिए, न्यूनतम का होता है I1 माइनस I2। आप क्वेश्चन से ही पूरा आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे केवल हमें नहीं शब्द जोड़ना है। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे हमें नहीं जोड़ना है। उसके बाद और इनमें व्यतिकरण हो रहा है तो हम कहेंगे यहाँ पे इसमें व्यतिकरण नहीं हो रहा, और इनमें हम लिखेंगे व्यतिकरण नहीं हो रहा। यहाँ पे हम नहीं जोड़ देंगे। ठीक, उसके बाद इतना हम लिख देंगे, हो गया पहला आंसर। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा आंसर आप लोग देखिए। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के निष्कर्षों का उल्लेख कीजिए। 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा का अल्फा कण किसी नाभिक परमाणु क्रमांक Z बराबर, ठीक है, परमाणु क्रमांक को Z से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान दिया 70 द्वारा प्रकीर्णित होता है। कण नाभिक के कितने निकट पहुंच सकता है? ठीक, तो ये दूसरा क्वेश्चन है। पहला हो गया, दूसरा अब आप लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको समझाते हैं। देखिए दोस्तों, ये दूसरा क्वेश्चन है, तो हम लिखेंगे रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के निष्कर्ष। ये हम हेडिंग डाल देंगे। इसमें देखिए 3 पॉइंट आपको लिखना है, वो आप लोग लिखेंगे क्या? परमाणु का समस्त द्रव्यमान और समस्त धनावेश केंद्र पर बहुत ही छोटे भाग में संकेंद्रित होता है। कोई भी जो परमाणु होता है, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैं एक परमाणु को बना के आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये समझ लीजिए ये कोई परमाणु है। ठीक है दोस्तों, इसका नाम हमने क्या रखा? ये कोई परमाणु है। तो इसका जो समस्त धनावेश होता है इसके नाभिक में होता है। कहाँ पर होता है? नाभिक में। और नाभिक जो होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है, नाभिक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है, अर्थात हम कह सकते हैं नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। ठीक, तो देखिए परमाणु का समस्त द्रव्यमान और समस्त धनावेश
उसके केंद्र पर, ये उस केंद्र पर बहुत छोटे भाग में संकेंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला आप पॉइंट याद रखेंगे कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान और समस्त धन आवेश, यहाँ पे दो शब्द याद रखेंगे, द्रव्यमान, द्रव्यमान और धनावेश, वो नाभिक में होते हैं। ठीक है, परमाणु का समस्त द्रव्यमान और समस्त धनावेश उसके नाभिक में होते हैं। ठीक, दूसरा आप लोग देखेंगे, पहला पॉइंट ये होगा, परमाणु का समस्त द्रव्यमान और समस्त धनावेश उसके केंद्र पर बहुत छोटे भाग में संकेंद्रित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। ठीक दोस्तों, अब देखिए अगला क्वेश्चन, नाभिक के चारों ओर 10 की घात -10 मीटर त्रिज्या के खोखले गोले के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। ठीक है, ये देखिए नाभिक है, नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती है, नाभिक के चारों ओर क्या होती है, कक्षाएं होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे 10 की घात -10 मीटर, ठीक है, 10 की घात -10 मीटर की त्रिज्या के वृत्तीय पथ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, ये जो इसकी त्रिज्या होती है परमाणु की, ठीक है, परमाणु के नाभिक की जो त्रिज्या होगी वह 10 की घात -10 मीटर होगी। ठीक है, तो देखिए नाभिक के चारों ओर 10 की घात -10 मीटर त्रिज्या के खोखले गोले के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। ये देखिए इसका जो व्यास 10 की घात, त्रिज्या 10 की घात -10 मीटर, और इसके चारों ओर जो ये कक्षाएं होगी इसमें इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। ठीक है, किसी भी परमाणु के बराबर, ठीक सॉरी, किसी भी परमाणु का समस्त इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋण आवेश, ये इलेक्ट्रॉन का जो कुल ऋण आवेश होगा नाभिक में, ठीक है, नाभिक में उपस्थित धनावेश के बराबर होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो आवेश होता है ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बस विपरीत चिन्ह के साथ होते हैं। अब देखिए बराबर होने के कारण परमाणु उदासीन होता है। ठीक, तो आप बताएंगे नाभिक के चारों ओर 10 की घात -10 मीटर त्रिज्या के खोखले गोले के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। इसकी त्रिज्या होती है 10 की घात -10 मीटर नाभिक के, और इसके चारों ओर ये जो गोले होते हैं, ठीक है, इसी में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जो ये इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन का समस्त ऋण आवेश नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन के समस्त धनावेश के बराबर होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन का द्रव्यमान। ठीक है, तीसरा पॉइंट, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं रहते। ये इतना बड़ा पूरा परमाणु बना हुआ है, तो परमाणु के अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन है ये स्थिर नहीं रहते, बल्कि वृत्तीय मार्ग, मतलब ये वृत्तीय मार्ग में, ठीक है, मार्ग में नाभिक की परिक्रमा करते रहते हैं, मतलब इसके चारों ओर इस प्रकार घूमते रहते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन स्थिर रहते, तो अगर यह इलेक्ट्रॉन स्थिर रहता, एक जगह रहता, तो नाभिक के कारण इस पर एक बल लगता है, आकर्षण बल, जिसके कारण यह इलेक्ट्रॉन नाभिक में आ जाता और नाभिक का स्थायित्व ही खत्म हो जाता। ठीक है दोस्तों, तो देखिए परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं रहते, बल्कि वृत्तीय मार्ग में नाभिक की परिक्रमा करते हैं। तो ये परिक्रमा करते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन स्थिर रहते तो ये रुके रहते, तो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के कारण वे नाभिक में गिर जाती। ये नाभिक में गिरते जैसे ही वैसे ही नाभिक का विखंडन हो जाता। ठीक है, नाभिक नष्ट हो जाता। अब अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, तो देखिए क्वेश्चन नंबर का, स्थिर वैद्युतिकी में गाउस का प्रमेय लिखिए। किसी अनंत आवेशित प्लेट चालक के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग देखेंगे। वैसे ये आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, गॉस का प्रमेय। ठीक है, गॉस का प्रमेय पूछेगा या गॉस का नियम, तो दोनों एक ही चीज है। चलिए अब ये क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग देखिए।
तो देखिए दोस्तों, मैंने आपका यहाँ पे निष्कर्षों का उल्लेख ही केवल बताया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अभी आप देखिए एक न्यूमेरिकल भी साथ में दिया है। 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा का अल्फा कण किसी नाभिक परमाणु क्रमांक 70 द्वारा प्रकीर्णित होता है, कण नाभिक के कितने निकट पहुंच सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आगे भी पूछा था, तो इसको आप लोग देखें इसका हल। तो देखिए गतिज ऊर्जा के बराबर दिया है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन का मान जैसे ही हम रखते हैं, इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19। तो जैसे इलेक्ट्रॉन का मान रखते हैं वैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इसका मान बदल जाता है जूल में। ठीक है दोस्तों, तो ई का मान रखने पर मात्रक जूल में हो जाता है। अब देखिए 10 की घात, इसे 100 लिखा है तो जितने जीरो उतनी घात। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 10 की घात 2। तो 10 की घात 2 ये और 19 ये, 19 में से 2 जाएगा बचेगा 17। ठीक है, तो ये जूल आ गया, गतिज ऊर्जा का मात्रक जूल। परमाणु क्रमांक क्वेश्चन में दे रखा था 70, तो इसलिए 70। अब गतिज ऊर्जा का यहाँ पे जो फार्मूला होगा के बराबर 1/4πε0 जेड ई इंटू 2e। देखिए जेड ई परमाणु क्रमांक, 2e अल्फा कण का आवेश। ठीक है, 2e किसका, अल्फा कण का आवेश है, अपॉन आर। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये फार्मूला होता है, और आर का मान निकालेंगे तो आर का सीधा इधर गुणा कर देंगे, और आर का सीधा इधर गुणा कर देंगे तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसका इधर गुणा कर देंगे तो आर की जगह के। अब देखिए 1/4πε0 का मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9। आपने पहले लेसन में पढ़ा होगा कि 1/4πε0 का मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9। उसके बाद 2 जेड, जेड का मान क्वेश्चन में दे रखा था 70, तो इसलिए 70। और देखिए ई स्क्वायर, ई का मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19। ई स्क्वायर है तो ई को हमने 2 बार लिख दिया कि का मान ये 2 बार। ठीक है दोस्तों, उसके बाद के। ठीक है, के गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का मान ये दे रखा था तो के का मान भी हमने रख दिया। देखिए 1.6 से 1.6 कैंसिल हो गया। अब देखिए 9 गुणे 2 गुणे 70 गुणे 1.6। ठीक है दोस्तों, उसके बाद गुणे 10 की घात, देखिए गुणे 10 की घात 9, फिर -10 की घात 19, फिर -10 की घात 19, और ये ऊपर जाएगा हो जाएगा प्लस में 10 की घात 17। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये देखिए टोटल इसमें से हम घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 19 दूनी 38 होता है, और यहाँ पे अगर इसको आप जोड़ेंगे 26। ठीक है, तो आप 38 में से 26 घटा देंगे तो -12 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका गुणा करने पर 2016 आएगा। और यहाँ पे देखिए दशमलव को जब बाईं ओर ले जाते हैं घात प्लस में होती है। ठीक है दोस्तों, तो जिसमें कहीं भी अगर दशमलव नहीं लगा होता उसमें लास्ट में, तो इसमें दशमलव यहाँ पे है तो हम यहाँ पे ले जाएंगे 1 2 3 अंक, तो यहाँ पे हो जाएगा ये दशमलव। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 अंक ले गए इसलिए 10 की घात प्लस में 3, और यहाँ पे -12। तो यहाँ पे अगर हम देखिए घटाएंगे तो -12 में से 3 जाएगा तो आएगा -9। ठीक है दोस्तों, तो ये मीटर में दूरी आई। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसे हम 10 की घात -10 बना सकते हैं। 10 की घात -10 बनाने के लिए दशमलव को दाईं ओर ले जाएंगे। ठीक है, दाईं ओर ले जाने पर घात प्लस, घात जो होती है माइनस में होती है, और बाईं ओर ले जाने पर घात प्लस में। ये बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दाईं ओर ले जाएंगे तो ये 20 दशमलव, जब 16 लिखेंगे तो यहाँ पे एक बढ़ जाएगा माइनस में, तो ये 10 हो जाएगा, और 10 की घात -10 एक एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन अभी आपने देखा ही था कि गॉस का क्या बोला था, गॉस का प्रमेय लिखना था, और किसी अनंत आवेशी चालक प्लेट, ठीक है, प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका भी आप लोग आंसर देखेंगे। ठीक है, अब तो देखिए इसका आंसर क्या है, गॉस का प्रमेय। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई
उस पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है दोस्तों, तो अर्थात करके ये आप लोग को ऐसे याद होगी, ये परिभाषा नहीं याद तो आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब आवेशित प्लेट चालक के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हमने यहाँ पे एक आवेशित चालक बना लिया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका पहला पृष्ठ हमने माना, ठीक, और ये इसका दूसरा। तो मान लेते हैं कि माना एक आवेशित चालक प्लेट है, ये आवेशित चालक प्लेट है जिसके दोनों पृष्ठ पर समान रूप से धन आवेश वितरित है, समान रूप से धन आवेश वितरित है। पृष्ठ का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। अब देखिए चादर लिखिए, पृष्ठ लिखिए, प्लेट लिखिए, आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्लेट 1 के कारण इसको हमने प्लेट 1 माना, इसका 2। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें प्लेट 1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बाहर की ओर होगी। ठीक है, प्लस हमेशा बाहर की ओर। तो आप देखिए E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 ε0। बहुत लोग को क्वेश्चन ये आएगा कि सिग्मा अपॉन 2 ε0 कहाँ से आया, तो याद रखिए दोस्तों ये प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पृष्ठ 2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो प्लस दोनों है तो दोनों के कारण यही होगी। बस देखिए एक के कारण E1 माने और दूसरे के कारण अगर ये वाले की बात करें E2 माने। ठीक है, अब देखिए अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पे लिख लेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए E1 भी बाहर की ओर है और E2 भी बाहर की ओर, अर्थात दोनों समान दिशा में है। समान दिशा में होने के कारण परिणामी जो तीव्रता होगी E बराबर E1 प्लस E2 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए E1 प्लस E2 हो जाएगी और यहाँ पे अगर आप मान रख देंगे E1 का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E2 का मान भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे 2 एप्सिलॉन नॉट और ऊपर वाला सीधा सीधा लिख देंगे, तो देखिए 2 सिग्मा हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है दोस्तों, तो यही हल करना था। अब आप लोग अगला क्वेश्चन देखें, घ नंबर क्वेश्चन। ठीक दोस्तों, घ नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति क्या है। एक विद्युत चुंबकीय तरंग के ध्रुवण की दिशा x के समांतर है। तरंग संचरण की दिशा क्या होगी, विद्युत चुंबकीय तरंगे के विद्युत क्षेत्र का आयाम 120 न्यूटन प्रति कूलम तथा आवृत्ति 50 मेगा हर्ट्ज है। एम का मतलब मेगा हर्ट्ज है। विद्युत क्षेत्र ई का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो आप लोग इसका आंसर देखें। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर, ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है वैसे इसका आंसर देते चलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन 3 पूछ रखा है तो आपको तीनों का आंसर बताना है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति क्या होती है, तो याद रखिए विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति जो होती है अनुप्रस्थ होती है। क्या होती है, अनुप्रस्थ। तो एक शब्द में आप यहाँ तक आंसर इसका दे सकते थे। उसके बाद एक विद्युत चुंबकीय तरंग के ध्रुवण की दिशा x के समांतर है। ठीक है, तरंग संचरण की दिशा क्या होगी, तो देखिए तरंग संचरण आपको विद्युत चुंबकीय तरंग में पढ़े होंगे कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग है और चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है एक दूसरे के लंबवत होती है। ठीक है दोस्तों, तो वहीं पे यहाँ हमें समझाना है। तरंग संचरण की दिशा वेक्टर ई तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के परस्पर लंबवत होती है। ठीक है, ई बी के क्या होगी, लंबवत होगी। अतः तरंग संचरण की दिशा जेड अक्ष की दिशा होगी। ठीक है, तरंग जो संचरण की दिशा है वह जेड अक्ष की ओर होगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पूछा था, विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का आयाम 120 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन, इसका भी सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिए कि E बराबर क्वेश्चन में दे रखा था 120 न्यूटन, F बराबर, इसे न्यू से भी लिखते हैं तो F बराबर 50 मेगा हर्ट्ज
मेगा को बदलेंगे 10⁻⁻6 से, ठीक है। उसके बाद फार्मूला होता है ओमेगा बराबर 2 पाई, ठीक है, सॉरी, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ। तो अब यहाँ पे 2, वैसे ही पाई का मान 3.14, एफ का मान देखिए 50 × 10⁻⁶, ठीक है, 50 × 10⁻⁶। तो 6 कहाँ से आया, तो जब मेगा हटता है तो वहाँ पे 10⁻⁶ लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसका जब देखिए यहाँ पे गुणा किया जाएगा, ठीक है, ये देखिए 50 × 100, इससे वैसे ही लिख रखा है, और 10⁻⁶, ठीक। अब देखिए यहाँ पे घटाएंगे, यहाँ पे घटाएंगे कि जोड़ेंगे, तो देख लीजिए दोनों प्लस में, तो यहाँ 10⁻2 ये और 6 ये 10⁸ आ जाएगा रेडियस प्रति सेकंड, ठीक है दोस्तों। अब देखिए c बराबर एफ लैम्डा और लैम्डा बराबर c/f, ठीक है। लैम्डा का मान देखिए आप निकालेंगे कैसे, तो लैम्डा बराबर c/f, c का मान 3 × 10⁸, f का मान 5 × 10⁷। तो यहाँ से आप एक बढ़ा लेंगे और इसको 7 कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसे हम लिख सकते हैं 10 × 10⁷। तो यहाँ पे 30/5 × 10⁷। तो देखिए यहाँ से कटेगा, 7 से 7 कैंसिल और 5 अंक 30, ठीक है दोस्तों। तो सी का मान कितना आ जाएगा, सी का मान आ जाएगा 6 मीटर, ठीक है दोस्तों। अब अगला आप लोग देखें, इसमें समीकरण पूछा था, तो समीकरण हम लोग फार्मूला एक लगाते हैं वैद्युत क्षेत्र का, ई बराबर E0 साइन ओमेगा, ठीक है, साइन ब्रैकेट में kx माइनस ओमेगा टी, ठीक। के का मान जो होता है 2 पाई/c होता है, 2 पाई वैसे ही रखा है, c की जगह 6, ठीक है दोस्तों। बस यहाँ पे मान रख देंगे, E0 का मान साइन, ठीक है, 120 साइन kx, के का जो मान है यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पाई/c, ठीक है, 2 पाई/6। तो उसके बाद इंटू x ओमेगा टी, ठीक है, ओमेगा का मान जो दिया 3.14, और समय यहाँ पे वैसे ही हम लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर इसको हम काटेंगे, तो देखिए ये वैसे 3 दूनी 6, ये 600 है, तो ये लगभग जाएगा जो आपका 2 बार में, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको हम काट देते हैं, तो देखिए सॉरी यहाँ पे 628 हो जाएगा, और ये 600 तो एक बार में कट जाएगा। तो इसको जब काटेंगे 1.05 x, उसके बाद इसका करेंगे तो वही चीज़, ठीक है दोस्तों। तो ये समीकरण था वैद्युत क्षेत्र का समीकरण। अब आप लोग इस वीडियो का लास्ट आंसर देखेंगे और क्वेश्चन, तो लास्ट आंसर क्या है वो आप लोग देखेंगे। प्रकाश विद्युत धारा तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा की आपतित प्रकाश की तीव्रता तथा आवृत्ति पर निर्भरता समझाइए, ठीक है दोस्तों। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद ये वीडियो में आपको कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो लास्ट क्वेश्चन आज का है, उसके बाद नए जब अगली वीडियो आएगी यहाँ से क्वेश्चन शुरू होंगे। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग, तो देखिए इसका क्वेश्चन का आंसर, प्रकाश विद्युत धारा तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता तथा आवृत्ति पर निर्भरता समझाइए। तो देखिए पहला जो लिखेंगे पॉइंट, निर्भरता हेडिंग डाल दिए। उसके बाद देखिए पहला, यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता, ठीक, याद रखेंगे आप तीव्रता, यदि तीव्रता आपकी नियत है परंतु आवृत्ति बदलेगी, अगर तीव्रता नियत है तो भी आवृत्ति बदलती रहेगी, ठीक है। तो प्रकाश का विद्युत धारा तो नियत रहेगा, ठीक है। अगर प्रकाश की तीव्रता नियत तो धारा भी नियत होगी, ठीक है। परंतु इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आवृत्ति के बढ़ने के साथ बढ़ेगी, ठीक है। जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ेगी, ठीक है, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, वैसे ही इसका आवृत्ति का मान भी बढ़ता जाएगा, ठीक दोस्तों। तो पहला पॉइंट आप लोग ये याद रखेंगे। दूसरा आप लोग ये, यदि प्रकाश की आवृत्ति नियत रहती है परंतु तीव्रता बदलती है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा नियत रहेगी,
परंतु प्रकाश की तीव्रता बढ़ने के साथ साथ प्रकाश विद्युत धारा भी उसी अनुपात में बढ़ेगी। ठीक दोस्तों, तो ये क्वेश्चन थे, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। बाकी आप यहाँ से इसको पकड़ सकते हैं कि प्रकाश की तीव्रता नियत तो धारा भी नियत, उसके बाद इसमें आवृत्ति नियत तो गतिज ऊर्जा भी नियत रहेगी। ठीक, बाकी बीच के पॉइंट आप लोग पढ़ लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, समझ में आए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे दोस्तों आपसे इस क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन वाले के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।